नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 12 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समय ईरान ने बहुत बड़ा हमला इस समय स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के अंदर किया और अमेरिका के एक ऐसे जहाज को डुबोया है कि इसके बारे में जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली। और साथ ही इस वीडियो में आपको दोस्तों ये भी बताएंगे कि अब अमेरिका सरेंडर करने के लिए फड़फड़ा रहा है, अलग अलग चैनल से बातचीत कर रहा है और अलग अलग चैनलों से ईरान के पास समझौते का ऑफर भेज रहा है। और इसके बदले में ईरान ने जो डिमांड की है वो डिमांड बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है, बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि अब इजराइल ने तुर्की, सीरिया और कतर समेत हमास को भी एक बड़ी धमकी दी है। और यह धमकी क्यों दी है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही हिजबुल्लाह ने कौन सा बड़ा एक्शन लिया है और इस एक्शन से कितना बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता चला जा रहा है। और ये तूल इस हिसाब से पकड़ चुका है कि अपोजिशन यानी जो विपक्ष है उसने इस हिसाब से प्रोटेस्ट किया है कि उस प्रोटेस्ट को भी जब आप देखेंगे तो देखने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से जो वीडियो है इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही ईरान और इजराइल की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं, लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, आप में से कई सारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया, कईयों के पास तो मेरा नंबर था उन्होंने नंबर पे मैसेज किया, कई सारे ऐसे थे जिन्होंने मुझे ईमेल भेजा। और हर जगह बस एक सवाल कि प्रखर राजपूत पिछले एक हफ्ते से तुम कहाँ गायब हो? इतनी अहम जंग चल रही है, तुम्हारी खबरों का इंतजार है, लेकिन क्या तुमने धोखा दे दिया? क्या तुमने खबरों को बताना बंद कर दिया? तो अब इन सब लोगों का जो जवाब है आज मैं दे पा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले मैं जवाब दे ही नहीं सकता था। दरअसल कहानी ये थी कि मेरे चैनल को सस्पेंड किया गया था। क्यों? क्योंकि मैंने खबरें आपको बताई और बिना किसी पक्षपात के और बिना उन लोगों का पक्ष लिया जो लोग ऐसे चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, जो यूट्यूब के मालिक हैं, जो फेसबुक के मालिक हैं, जो इंस्टाग्राम के मालिक हैं, जो व्हाट्सएप के मालिक हैं। बिना उनके हक में बात किए मैंने आपको सही खबरें पारदर्शी तरीके से दिखाई। और उसका रिजल्ट दोस्तों क्या हुआ? मेरे चैनल को टर्मिनेट किया गया और ये कहा गया कि प्रखर राजपूत झूठे खबरें बताता है, प्रखर राजपूत गलत न्यूज़ देता है। आप 1.5 लाख लोग मुझे देखते हैं, 1.5 लाख लोगों से मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या कोई माई का लाल ऐसा है जो कमेंट करके मुझे बता दे कि प्रखर राजपूत ने ये खबर बताई और ये खबर गलत निकल गई? क्या कोई ऐसा है? और अगर नहीं है तो जो मेरे चाहने वाले मेरे जो भाई हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत परेशान किया गया मुझे। मैं अपने चैनल को कैसे कैसे करके मैं बचा के आपके सामने लाया हूं, इस चीज़ को आप ही बखूबी समझ सकते होंगे। एक हफ्ते से मैं ना कोई वीडियो डाल पाया, ना कोई अपडेट, ना कोई कम्युनिटी पोस्ट। इस वजह से बहुत जल्द मैं बैकअप में एक चैनल बनाऊंगा ताकि अगर इस चैनल पे कोई दिक्कत हो तो आप उस चैनल पे मुझे प्यार दे सकें, मुझसे बातचीत कर सकें और आपके जो सवाल हो उनका जवाब मैं आपको वहाँ पर दे सकूँ। बहरहाल अभी के लिए आप एक काम कीजिएगा कि इस वीडियो को जब मैं बता के बंद करूँ, समाचार खत्म हो, तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और धड़धड़ा के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत कम ये बात बोलता हूँ, आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो मुझे पुराने देखने वाले उनकी फीड में ये वीडियो एक बार फिर से चली जाए और चैनल फिर से उन लोगों तक पहुंचने लगे। चूंकि मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है और आप लोगों के भरोसे के दम पे मैं ऐसी ताकतों से लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी का पावर है, ये खुद मालिक हैं और ऐसे हाल में हम केवल आपके भरोसे काम करते हैं। खैर, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर दोस्तों ये है कि जो अमेरिका अब तक ये दावा ठोक के कहता था कि हम जंग जीत गए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अरे जंग तो हमारे कंट्रोल में आ गई, ईरान ने हार मान ली, ईरान के पास अब 4-6 दिन का पूरा राशन पानी बचा है, हम अपने पे आएंगे तो ईरान को घुटनों पे ला देंगे। शुरुआत भी जब इस जंग की हुई तो सबसे पहले ये बयान दिया गया था कि ये जंग 1 या 2 दिन चलेगी। लेकिन धीरे धीरे जब जंग आगे बढ़ने लगी तो फिर ये हुआ कि 1 हफ्ते चलेगी, फिर थोड़ी सी और आगे बढ़ी तो फिर ये हुआ कि 1 महीने चलेगी। लेकिन वक्त के साथ साथ इनको रियलाइज हो गया कि 12-13 दिन बीत गए, 28 तारीख से आप जोड़ें तो आज 13वां दिन है और 13वें दिन भी ईरान के हमले ना तो कमजोर हैं और ना ही ईरान कहीं भी सीजफायर और सरेंडर की बात कर रहा। उल्टे खबर ये निकल के सामने आई है कि ईरान के पास अलग अलग चैनलों से, अब चैनल क्या है, चाहे वो रशिया हो और चाहे वो पाकिस्तान हो। और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं अभी आपको वेरीफाई करके बता भी देता हूं। खबर यह है कि अलग अलग चैनलों से अमेरिका ने बातचीत की है ईरान से और ईरान से सीजफायर और सरेंडर करने की बात की है।
ऐसे हाल में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची और बाकी जो और सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनका कहना यह है कि ईरान अपने हमले अब बंद नहीं करेगा और ना ही ईरान किसी भी सीज फायर करने की स्थिति में है। अब ये मैसेज जब भेजा गया ईरान द्वारा पलट के अमेरिका के लिए, तब अमेरिका ने कहा कि अच्छा क्या हो जाए कि आप सीज फायर करोगे। तो ऐसे हाल में ईरान के ऑफिशियल्स का एक ट्वीट आया है और इस ट्वीट में जो लिखा है, ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दरअसल इस ट्वीट में लिखा है कि मैंने, यानी जिन्होंने ट्वीट किया, नाम आप पढ़ सकते हैं, कि मैंने रशिया और पाकिस्तान के ऑफिशियल से बातचीत की। जो अभी मैंने आपसे शुरू में कहा कि इन्होंने रशिया और पाकिस्तान के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की है, तो अब वेरीफाई भी हो गया, क्योंकि अब ईरान ने रशिया और पाकिस्तान के सीनियर ऑफिशियल से बातचीत की, यानी वहाँ के जो विदेश मंत्री उनसे बातचीत की, जो इन्वॉय हैं उनसे बातचीत की, और बातचीत करके फाइनली ईरान ने मन बनाया है कि अगर 3 बड़ी शर्तें अमेरिका मानता है तो इन 3 बड़ी शर्तों को मानने के बाद जो ईरान है वो हमले बंद कर देगा। लेकिन ये 3 शर्तें ऐसी हैं कि अमेरिका को बेइज्जत कर रही हैं। पहली बड़ी शर्त, ध्यान से सुनिएगा, कि आज के बाद ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं होगा, और इस बात की अमेरिका लिखित में गारंटी दे। ऐसा नहीं कि बोल दिया बस हो गया, लिखित में गारंटी दे कि आज के बाद कोई भी हमला नहीं होगा। दूसरी बड़ी शर्त क्या है? दूसरी बड़ी शर्त यह है कि ईरान के अपने निजी हितों का अमेरिका पूरी तरीके से सम्मान करे। ऐसा नहीं कि तुम हमें बताओगे कि यार तुम बैलिस्टिक मिसाइल ना बनाओ, ऐसा नहीं कि तुम नहीं बताओगे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम ना करो। हमारा जो मन होगा हम करेंगे, और हमें जिससे खतरा महसूस होगा हम उसको जाके ठोक देंगे, चाहे तुम खुश हो चाहे नाराज। हमारे मामले में तुम इंटरफेयर नहीं करोगे, और ये तमाम शर्त भी हमें लिखा पढ़ी में चाहिए। ये 2 शर्तें। तीसरी सुनिए, तीसरी सुनने के बाद आपके चेहरे पे हंसी आ जाएगी कि ईरान ने कहा कि हमारा जितना नुकसान हुआ है, जितने हमारे ऑयल डिपो तबाह हुए हैं, जितनी हमारी मिसाइलें तबाह हुई, और जितना भी हमें नुकसान हुआ है, उन तमाम नुकसानों की भरपाई अमेरिका को करनी होगी। यानी जितने $1000, जितने लाख डॉलर का नुकसान हमारा हुआ है, उतने लाख डॉलर, उतने करोड़ डॉलर का जो हर्जाना है वो अमेरिका हमें देगा, तब जाके हम जंग रोकेंगे। अदरवाइज हमारे पास मिसाइलों के एक ऐसा कुआं है कि कुएं से मिसाइलें निकलती रहेंगी, हम धड़धड़ा के मारते रहेंगे, और ऐसे हाल में फिर हमें कोई ये ना कहे कि तुमने हमला ज़्यादा कर दिया, फिर तुमने नुकसान ज़्यादा पहुंचा दिया। तो ये बड़ी शर्त ईरान ने रखी। लेकिन अब सुनिए, ईरान भले ही शर्तें रख रहा, लेकिन ईरान के हमले कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। और खबर तो ये भी निकल के सामने आई, और ये खबर कल की, हालांकि आज बता रहा हूँ, कि हिजबुल्लाह ने भी इस जंग को ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद हिजबुल्लाह ने धड़धड़ा के जो अलग अलग चैनलों पे वीडियोस वायरल है, उनके हिसाब से बताऊं तो 100 से 200 मिसाइल दागी है हिजबुल्लाह ने, और उसका एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखें पहले। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से मिसाइलें धड़धड़ा के गिर रहे हैं, और किस हिसाब से इन मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल छटपटा रहा। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर किसी देश पे एक साथ 100, 200, 300 मिसाइलें छोड़ दी जाए, तो वो देश इन 100, 200, 300 मिसाइलों पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, और ये एक ब्रूटल फैक्ट है। इसके अलावा अगर नुकसान की बात करें तो दीपक शर्मा बहुत बड़े यूट्यूबर, उनके हवाले से ये खबर आपको बता रहा हूं कि पिछले 11-12 दिनों में ईरान ने इजराइल के ऊपर लगभग 9115 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। आपको अब एक चीज बताता हूं, पिछली बार 350 मिसाइल और ड्रोन छोड़े थे ईरान ने, उसमें से केवल 15-20 ही गिर पाई थी, और उन 15-20 मिसाइलों ने ही इजराइल की राजधानी तेल अवीव को खंडहर बना के रख दिया था। मलबे आज तक साफ किए जा रहे हैं, और ये बात आपको पता है। अब आप कैजुअलिटी का अंदाजा बस इस चीज से लगाइए कि 9115 हमले किए गए हैं, लगभग 6586 बिल्डिंगों को डैमेज यानी तबाह और बर्बाद करने का काम ईरान ने किया है। और इसके अलावा सबसे ताज्जुब भरी बात यह है कि ईरान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, ईरान अभी भी मिसाइल मार रहा है, लगातार मार रहा है। बहरहाल, भले ही यह दावा किया जा रहा हो कि ईरान को भी बड़ा नुकसान हुआ, जैसे उसकी ऑयल डिपो पे हमला किया गया, ऑयल डिपो को तबाह किया गया, वो वीडियो आपने देखा भी होगा, और नहीं देखा तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। سلام خدمت بینندگان عزیز. مردم وقتی که میگه من فقط زیرساخت نظامی میزنم، اینجا محل پخش بنزین شمال شرق و شرق تهرانه. بنزین رو وقتی میزنه میخواد شما مردم اذیت بشید، میخواد کارهای نظامی نیست، بنزین برای مردمه، بنزین برای اینی که
ماشین‌های شما، ماشین‌های امدادی و آمبولانس‌های شما راحت در شهر بچرخه. اینجایی که الان زده فاصله خیلی نزدیکی با مکان‌های مسکونی داره، یعنی خیلی محل عبور و مرور مردم و محل اسکان و خونه‌های مردمه. اینکه میگه من فقط نظامی میزنم اینطوری نیست، این دروغیه که در رسانه‌ها دارن به شما میگن. اینجایی که الان زده شده، باز تکرار میکنم، اینجایی که زده شده برای من و شماست، برای بنزین من و شماست. اگه نشون بده این ساختمان‌های مسکونی رو، اینجا ساختمان‌های مسکونی جای نظامی نیست و جایی که इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ऑयल डिपो पे हमला किया गया था ईरान के। और इस ईरान पे हुए हमले का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि ईरान में तो पहले तो तेल की किल्लत होनी फिक्स थी, लेकिन इसके अलावा जब ये तेल जला और जलने के बाद इसका धुआं ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि आसमान में पेट्रोलियम फैल गया। और फिर जब वहाँ पे बरसात हुई या फिर थोड़ी सी नमी भी आई, तो ये पेट्रोलियम तेजाब की तरह, एक तरह से कहें तो सीरियस इंजरी देने वाला लिक्विड आसमान से इस समय तेहरान के ऊपर बरस रहा है। कई जगहों पर एडवाइजरी भी जारी की गई कि आप लोग बाहर निकलने से बचें, चूंकि ये जो रिस रहा है आसमान से बड़ा खतरनाक है। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी निकल के सामने आता है कि जो लोग ये दावा ठोकते थे, हमारे देश में भी कई ऐसे चैनल हैं, अमेरिका इजराइल की बात आप हटा दें तो ये दावा ठोका जाता था कि भाई साहब ऐसा है कि ईरान की लोगों की फ्रीडम की लड़ाई अमेरिका और इजराइल लड़ रहा है, ईरान के लोगों को न्याय दिलाना चाहता है अमेरिका इजराइल। तो बड़ा सवाल यह है कि ईरान के जिन लोगों पे आसमान से कयामत बरसा रहा है इजराइल और अमेरिका, एसिडिक रेन चल रही है, क्या उसमें रेजा पहलवी के सपोर्टर नहीं मारे जाएंगे? और चलो हम मान लेते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो गया, 1 मिनट का मान लेते हैं, हालांकि होगा नहीं, तो ये जो रेजा पहलवी कुर्सी पे आएगा तो जो तेल डिपो फूंक दिया गया, उस तेल डिपो को क्या ये रिकवर कर पाएगा? जवाब बड़ा सिंपल सा है कि नहीं। बहरहाल अभी मेन कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो मेन खबर ये है कि ऑयल डिपो को जब तबाह किया गया है ईरान का, तो फिर ये कहा गया कि यार ईरान तो घुटनों पे आएगा, चूंकि तेल नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो फिर लड़ाई नहीं। अब सुनिए, जैसे ये चीज हुई, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे पूरा कब्जा किया और कहा कि एक जहाज तो छोड़ो बाबू, 1 लीटर तेल तुम ले जाके दिखा दो, 1 लीटर तेल। अब ये बात जब बोली गई तो अमेरिका ने कहा कि सुनो जहाज वालों, तुम लेके निकलो, देखते हैं ईरान क्या करता है। दे दी धमकी कि लेके निकलो, देखते हैं ईरान क्या करता है। अब सुनिए खबर ये निकल के सामने, ब्रिक्स के हवाले से आपको खबर बता रहा हूं कि 11 मार्च साल 2026 यानी अभी कल की बात है, इराक के बसरा के पास एक जहाज जिसका नाम सफिसिया विष्णु है, सफिसिया विष्णु नामक एक ऑयल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के इर्द गिर्द से लेके जाया जा रहा था। जैसे ही ये चीज ईरान ने देखी, ईरान ने फौरन ठोका। और ब्रिक्स के हवाले से आपको वीडियो दिखा रहा हूं, वीडियो देखिए। الله اکبر. انهدام ناوکش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. ماشاءالله. درود بر جمهوری اسلامی ایران، رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस जहाज को फूकने का काम, इस जहाज को गिराने का काम, इस जहाज को जला के डुबोने का काम ईरान ने किया। और इसके जस्ट बाद खबर ये निकल के सामने आई है, ब्रिक्स के हवाले से ही आपको बता रहा हूं, खबर ये निकल के सामने आई है कि अमेरिका ने कहा कि अभी हमारी नेवी उतनी कैपेबल नहीं है, अभी हमारी नेवी के पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, यानी ताकत नहीं है कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में किसी को स्कॉट कर सके, यानी साफ तौर पे कहा जाए तो किसी को सुरक्षा दे सके। यानी जो काम ये पहले करना चाहते थे, जब उसमें फेल हुए तो अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि बाबू हमारे बस का नहीं, हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। अब सुनिए, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल ही रही है, इधर इजराइल ने तुर्की को धमकी दे दी। इजराइल ने कहा, और इजराइल के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दिया और कहा कि तुर्की, सीरिया, कतर और हमास, ध्यान दीजिएगा, तुर्की, सीरिया, कतर और हमास एक सुन्नी नेशन बना रहे हैं, यानी एक तरह से कहा जाए कि सुन्नी जो देश हैं उनका एक ग्रुप बना रहे हैं, सुन्नी नाटो टाइप। और ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें जब भी खतरा महसूस होगा हम बड़ा हमला कर देंगे। यानी अभी भी ध्यान दीजिए कि खामनेई की मौत के बाद जहां सिया सुन्नी एक हो गए थे, हालांकि अरब में नहीं हुए थे, भारत में हुए थे। बहुत सारे लोग, वैसे राजा ग्राफी भाई को मैंने देखा, उन्होंने कहा कि एक हो गए थे, नहीं हुए थे यार, कहाँ एक हुए थे? कोई आया ईरान की मदद के लिए?
आप बताओ, ईरान की मदद के लिए कोई आया? कोई ऐसा माई का लाल जो अपने आप को बड़ा जंगे जुनूनी समझता हो, जिसके अंदर बड़ी ईमान की ताकत हो? 56 मुस्लिम देश है। 56 मुस्लिम देश से कौन सा ऐसा देश है जो ये आके कह दे कि चलो हम ईरान के हक में खड़े? नहीं, कोई नहीं है। तो ये कहना तो गलत होगा कि एक हो गए थे, लेकिन हाँ, जो थोड़ा सा ऑडियंस या फिर जो वहाँ के लोकल सिटीजन थे, उनके अंदर एक जो सॉफ्ट कॉर्नर आया था कि नहीं ये गलत हुआ। अब इसको लेके भी एक तरह से बड़ा हमला इजराइल ने करने का काम किया और कहा कि ये जो सुन्नी नाटो बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। यानी बड़ा सवाल ये है कि एक बात तो कन्फर्म हो गई कि इजराइल कभी भी शांति से बैठने वाला नहीं है, कभी भी शांति से बैठने वाला नहीं। इजराइल हमेशा से ही कभी किसी और से झगड़ा, कभी किसी और से झगड़ा। सीरिया का क्या हाल किया आपको पता ही होगा, गाजा का क्या हाल किया, ईरान से जंग लड़ी रहा, हिजबुल्ला से जंग लड़ी रहा, हुती से जंग लड़ी रहा, कभी कतर पे कभी कहीं और मिसाइलें मारता ही रहता है। इराक में भी इसने कभी कभार हमले किए ही हैं। लेकिन अब तुर्की और ये जो अलग अलग कतर जैसे देश हैं, उनको भी टारगेट पे लाने का काम और उसका बड़ा ऐलान इजराइल ने कर दिया। समझ सकते हो तो समझ लो। खैर, इसी बीच पूरी दुनिया में तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल रही है। हमारे देश में क्या चल रहा जान लीजिए। सिलेंडर का न जाने ऐसा कौन सा मामला है जिसको लेके सरकार अपना पक्ष छुड़ा रही, जवाब देना नहीं चाह रही, और आज अपोजिशन ने गजब का विरोध किया। और मैं चाहूंगा कि उस विरोध का मंजर भी आप देखें, स्क्रीन पे देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप जो कुछ भी देख रहे हैं, ये वीडियो किसी ग्रुप का नहीं है और ऐसा नहीं कि कोई साधारण इंसान बैठ के इसमें प्रोटेस्ट कर रहा है। ये अपोजिशन के लीडर हैं जो सरेंडर के मामले में बाकायदा मोदी साहब से सवाल पूछ रहे हैं और कायदे से मोदी साहब को इन सवालों का जवाब देना चाहिए था। लेकिन मोदी साहब ऐसे सवालों का जवाब देने से जब बचते हैं, तब जनता के मन में एक तरह से अविश्वास आता है कि भाई हमारा नेता जवाब क्यों नहीं दे रहा। साथ ही जनता जब सवाल पूछना चाहती है तो सवालों का जवाब नहीं मिलता, तो मन में कंफ्यूजन और उलझन आती है। और यही वजह है कि बीजेपी धीरे धीरे पतन के रास्ते पे भी बढ़ रही है। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, जो मैंने आपसे शुरू में कहा, अब जरूरत है आपकी, खड़े होइए, खड़े होइए। बहुत कम लोग हैं जो टीका लगा के वीडियो बनाते हैं। मैं बनाता हूँ आपके हक में, क्यों? ईमान के भरोसे। तो आप अपना ईमान दिखाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितने लोगों ने देखा खटाखट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक बार फिर से चैनल रिदम में आए और फिर से मैं वैसी पत्रकारिता बिना डरे कर सकूं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।